एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हिंदी व्याकरण, जो कि 0 से हीरो रहने वाला है। हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समास, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स हैं और बेस्ट एग्जाम्पल, और आपको यहाँ पर पूरी थ्योरी मिलेगी, यानी कि कंप्लीट चैप्टर रहने वाला आप सभी लोगों को। पहले हम इसकी पूरी थ्योरी जानेंगे, इसके पूरा कंप्लीट नोट से जानेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं समास। तो समास किसे कहते हैं? तो समास का अर्थ है संक्षेप, यानी कि समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप यानी कि छोटा। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और संक्षिप्त यानी कि छोटा शब्द बनाते हैं तो उसको समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, राजा का पुत्र क्या होता है? राजपुत्र। तो यहाँ पर राजा का पुत्र एक का एक क्या है? यहाँ पर 3 शब्द मिलकर एक पुत्र बन गया, राजपुत्र बन गया, तो इसी को समास कहा जाता है। गंगा का जल, गंगा जल। समास के अंग, समास के अंग कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पूर्व पद, यानी कि पहला शब्द होता है पूर्व पद और दूसरी शब्द को कहा जाता है उत्तर शब्द। ठीक है। और इसके बाद समस्त पद का मतलब होता है जो दोनों शब्दों से बना नया शब्द होता है। जैसे कि यहाँ पर ये राजा का पुत्र है, तो यहाँ पर ये राजा का पुत्र से मिलकर एक जो ये बना है, ये वाला राजपुत्र बना है, इसको समस्त पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। और विग्रह किसे कहा जाता है? समस्त पद को अलग करके अर्थ बताना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। यानी कि इसको अलग करना है। यानी कि जैसे कि राजपुत्र है तो राजा का पुत्र यदि हम लिखेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा, यानी कि इसका समास विग्रह कहा जाएगा। समास के मुख्य भेद, तो समास मुख्य रूप से 6 भेद यानी कि 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? तो अवयवी भाव समास किसे कहा जाता है? जिस समास का पहला पद अवयव जैसे यथा, प्रति, भर, से, आदि हो, यानी कि जिसका पहला पद जो होता है, जैसे कि यथा होता है, प्रति होता है, भर होता है, से होता है या आ से शुरू होता है, और दूसरा शब्द अवयव की तरह प्रयोग हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यानी कि दूसरा शब्द जो होता है वो अवयव की तरह यूज होता है तो उसको अवयवी भाव समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयवी भाव समास कहा जाता है। इसकी पहचान कैसे करते हैं? जैसे कि पहला पद जो होता है वो अवयव होता है। क्या होता है? अवयव होता है। और पूरा शब्द जो होता है क्रिया विशेषण जैसा कार्य करता है। कैसा करता है? क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है। जैसे कि प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन, और यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यानी कि इसको अवयव कहा जाता है। यानी कि पूरा शब्द मिलकर एक किसी दूसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। यथासंभव, जितना संभव हो। भरपेट मतलब पेट भर कर। आमरण मतलब मृत्यु तक। आजीवन मतलब जीवन भर। सहर्ष का मतलब होता है हर्ष सहित। यथाक्रम होता है क्रम के अनुसार। इसके बाद अगला जो है वो तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? परिभाषा इसकी क्या होती है? तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जिसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है तथा बीच की विभक्ति में क्या क्या होता है? का, के, की, से, को आदि लुप्त हो जाती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जब इनका समास किया जाता है तो इनकी जो विभक्ति चिन्ह होती है, या का होता है, से होता है, में होता है, तो वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे राजपुत्र है, मतलब जैसे कि यहाँ पर ये राजा का पुत्र है तो इसमें राजपुत्र हो जाएगा। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है का, ये समाप्त हो गई। गंगा जल यानी कि गंगा का जल। वन में वास यानी कि वनवास। हाथ से लिखा हुआ यानी कि हस्तलिखित। विद्यालय यानी कि विद्या का आलय, विद्यालय। तत्पुरुष के प्रमुख उपभेद कौन कौन से होते हैं? तो कर्म तत्पुरुष होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है और संबंध होता है,
और अधिकरण तत्पुरुष होते हैं। यानी कुल मिलाकर कितने होते हैं? कुल मिलाकर 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 तत्पुरुष होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास के कितने उदाहरण मतलब कि और भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, यानी कि उपभेद होते हैं ये। इसके बाद तीसरा जो है वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमान या उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि इसमें मतलब कि एक शब्द होता है विशेषण, यानी कि जो विशेषता बताता है। तो विशेष मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो मतलब उनको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि पहचान के लिए दोनों पद एक ही वस्तु का बोध कराते हैं, यानी कि जो दोनों पद होते हैं एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे कि नील कमल, यानी कि नीला कमल। कमल कैसा है? नीला है। यानी कि यहाँ पर जो नीला है यहाँ पर ये विशेषण होता है और कमल जो है ये विशेष होता है। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहा जाता है। जैसे कि महापुरुष यानी कि महान पुरुष, कृष्ण सर्प यानी कि काला सांप, और लाल फूल मतलब लाल फूल, चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख। यहाँ यानी कि उपमेय और उपमान जैसा संबंध होता है इसमें। किसमें होता है? ये आपका कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान जैसा संबंध होता है, यहाँ पर लिखा भी है। इसके बाद अगला जो है वो द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहा जाता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जिसका पहला पद किसी संख्या की ओर मतलब कि संख्यावाचक हो, पहला शब्द जो होता है वो संख्या का बोध कराता है, लेकिन वह किसी समुदाय या समाज का बोध कराता है, तो उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि इसकी पहचान यही होती है कि पहला पद जो होता है ये संख्या का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? संख्या का बोध कराता है। जैसे उदाहरण के लिए त्रिलोक यानी कि 3 लोक, त्रिभुवन यानी कि 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषि, पंचवटी यानी कि 5 बड़ वृक्षों का समूह पंचवटी होता है, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला उसको चतुर्भुज कहा जाता है। इसके बाद अगला जो है वो 5वां नंबर वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास में दोनों पद समान प्रधान हो, यानी कि दोनों शब्द जो होते हैं वो समान यानी कि प्रधान होते हैं, एक ही होते हैं, तथा दोनों का अलग अलग महत्व हो, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और एक चीज़ और होता है इसमें कि इसमें जो होता है विग्रह में और एवं आता है, यानी कि जब विग्रह इसका किया जाता है, जब इसका विग्रह किया जाता है मतलब कि द्वंद्व समास का, तो इसमें और एवं आता है, क्योंकि और शब्द और एवं और शब्द का इसमें लोप होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं माता पिता, तो ये माता पिता नहीं होता, यहाँ पर माता और पिता होता है। इसके बाद दिन रात, तो दिन रात को दिन और रात कहा जाता है। और सुख दुख को कहा जाता है सुख और दुख कहा जाता है। राम लक्ष्मण को राम और लक्ष्मण कहा जाता है। नर नारी को नर और नारी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो है नंबर 6, उसको कहा जाता है बहुब्रीहि समास। क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है? जिस समास में कोई भी पद नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। मतलब इसमें जो होता है कोई भी पद एक जैसा नहीं होता है, बल्कि ये पूरे शब्द मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, यानी किसी तीसरे शब्द की ओर बोध कराते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे कि इसकी पहचान ये होती है कि समस्त पद किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता है, यानी कि इसका जो समस्त पद होता है वह मिलकर किसकी विशेषता बताता है? तो वह किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। जैसे कि उदाहरण के लिए दशानन, तो जिसके 10 हैं मुख अर्थात रावण। नीलकंठ यानी कि जिसका कंठ नीला है, यानी कि भगवान शिव। चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात भगवान विष्णु। लंबोदर यानी कि जिसका उदर लंबा है उसको गणेश यानी कि श्री गणेश कहा जाता है। पीताम्बर यानी कि जिसने पीले वस्त्र धारण किए हैं अर्थात श्री कृष्ण। समास की पहचान यानी कि एग्जाम ट्रिक, यानी कि आपको समास कैसे पहचानना है। तो अवयवी भाव जो होता है वो उसका पहला पद अवयव होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तो इसमें
दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह लुप्त होती है। तो कर्मधारय जो होता है वो विशेषण और विशेष के द्वारा होता है, यानी कि एक पद मतलब कि विशेषण होता है और एक पद विशेष से होता है। यानी कि ये मतलब जिसकी विशेषता बताई मतलब कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहा जाता है, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहा जाता है। और द्विगु समास की जो पहचान होती है वो क्या होती है, तो उसकी पहचान होती है कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। और द्वंद्व समास में और एवं का भाव यानी कि और एवं भाव होता है। और बहुव्रीहि समास में जो तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, किसका, तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इसके बाद टॉप एग्जाम एग्जाम्पल यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन एग्जाम्पलों के बारे में जानेंगे। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा होता है, ये अव्ययी भाव समास होता है। राजपुत्र क्या होता है, तत्पुरुष समास। नीलकमल, इसको कर्मधारय समास कहा जाता है। और त्रिभुज यानी कि द्विगु समास कहा जाता है। माता पिता द्वंद्व समास होता है। तो दशानन को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। गंगाजल को तत्पुरुष समास कहा जाता है। भरपेट को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो महापुरुष में कर्मधारय समास होता है। पंचवटी में द्विगु समास होता है। और सुख दुख में द्वंद्व समास होता है। तो नीलकंठ में जो होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। परीक्षा में याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो अव्ययी भाव होता है, इसमें अवयव पहले होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय जो होता है वो विशेषण और विशेष के द्वारा बना होता है। और द्विगु जो होता है, द्विगु समास में जो होता है उसमें पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। और द्वंद्व समास में जो होते हैं दोनों पद बराबर यानी कि दोनों प्रधान होती हैं। और बहुव्रीहि समास में होता है समस्त पद मिलकर तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम यानी कि इससे संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह समास का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी नोट्स रहने वाला है। यानी कि यह आपके लिए सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए, यदि आप इसका नोट बना लेते हैं तो आपको यह सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समास, इससे संबंधित जो भी टॉप एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। तो राजपुत्र किस समास का उदाहरण होता है, तो राजपुत्र किस समास, तो राजपुत्र जो होता है यह किसका होता है, तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। किसका होता है, तत्पुरुष समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, तो प्रतिदिन जो होता है अव्ययी भाव का समास का उदाहरण होता है। किसका, अव्ययी भाव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि नीलकमल जो होता है इसमें कौन सा समास होता है, तो नीलकमल में कौन सा समास होता है, तो नीलकमल में होता है कौन सा, नीलकमल में कौन सा समास होता है, तो नीलकमल में होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है, तत्पुरुष समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि माता पिता किस समास का उदाहरण है, तो माता पिता जो होते हैं ये द्वंद्व समास का उदाहरण होते हैं। कि इसका द्वंद्व समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि त्रिभुज किस समास का उदाहरण है। त्रिभुज जो होता है यह किसका होता है, तो यह होता है द्विगु समास का। किसका होता है, द्विगु समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि दशानन किस समास का उदाहरण होता है, तो दशानन जो होता है बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। किसका होता है, बहुव्रीहि समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि गंगा जल किस समास का उदाहरण है, तो गंगा जल होता है किसका होता है, तो यह होता है तत्पुरुष समास का उदाहरण। किसका होता है, तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भरपेट किस समास का उदाहरण होता है, तो भरपेट जो होता है अव्ययी भाव का होता है। किसका होता है, अव्ययी भाव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि महापुरुष किस समास का उदाहरण होता है, तो महापुरुष होता है किसका उदाहरण होता है,
महापुरुष जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। किसका होता है? कर्मधारय समास का उदाहरण होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि सप्तऋषि किस समास का उदाहरण है? तो सप्तऋषि जो होता है किसका उदाहरण होता है? तो यह होता है द्विगु समास का। किसका होता है? द्विगु समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि दिन रात किस समास का उदाहरण है? तो दिन रात जो होता है किस समास का उदाहरण होता है? तो यह होता है आपका द्वंद्व समास का। किसका होता है? द्वंद्व समास का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो नीलकंठ जो होता है वह होता है बहुब्रीहि समास का। किसका होता है? बहुब्रीहि समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि यथाशक्ति किस समास का उदाहरण होता है? तो यथाशक्ति जो होता है अवयवी भाव समास का उदाहरण होता है। किसका होता है? अवयवी भाव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि विद्यालय किस समास का उदाहरण होता है? तो विद्यालय जो होता है यह आपका किस समास का उदाहरण होता है? तो यह होता है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। किसका होता है? तत्पुरुष समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि सुख दुख किस समास का उदाहरण होता है? तो सुख दुख जो होता है द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? तो चतुर्भुज जो होता है ये किसका उदाहरण होता है? तो चतुर्भुज जो होता है द्विगु समास का उदाहरण होता है। किसका होता है? द्विगु समास का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि चंद्रमुख जो होता है ये किस समास का उदाहरण होता है? तो चंद्रमुख जो होता है किसका होता है? तो एक कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। किसका होता है? कर्मधारय समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो आजीवन जो होता है अवयवी भाव का होता है। किसका होता है? अवयवी भाव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि राम लक्ष्मण किस समास का उदाहरण है? तो राम लक्ष्मण जो होता है यह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। किसका होता है? द्वंद्व समास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर जो होता है यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। किसका होता है? बहुब्रीहि समास का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समास, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।